अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमैर सिद्दीकी योर केमिस्ट्री टीचर। वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। और आज की वीडियो का टॉपिक मैंने ये रखा है कि मैंने तमाम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, इसके तमाम टॉपिक्स को मैंने कंपाइल कर दिया है। तो यह एक तरीके से आपकी एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो इसको गौर से देखना, रिवाइज़ करो, और जो कंसेप्ट तुम्हारे बिल्डअप नहीं हुए हैं वो कंसेप्ट करो। कोई क्वेश्चन हो वीडियो के एंड में तो ज़रूर करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री नाउ, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को ऐसे भी कह सकते हैं द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक्स क्या है बेटा, जो आगे आप चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, लाइक मोल कॉन्सेप्ट्स हो गए, स्टेशियोमेट्री हो गई, आपके कुछ यूनिट्स हैं, एक्सपोनेंशियल न्यूटेशंस हैं। तो जो बेसिक्स हैं, जो केमिस्ट्री की बुनियादी चीज़ें हैं, जिनको आप आगे पढ़ने वाले हो, लाइक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। फर्स्ट ईयर में आ गए हो, केमिस्ट्री पता होनी चाहिए क्या चीज़ है, ठीक है। So what is chemistry? Chemistry is a branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter along with the chemical changes and the principle which govern these changes. बेटा केमिस्ट्री भी एक साइंस की ब्रांच है, जैसे फिज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है। फिज़िक्स में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, बट मैटर का मास, कितना अमाउंट ऑफ मैटर, और उसमें कितनी एनर्जी इंटरचेंज हो रही है, इन चीज़ों को देखते हैं हम। मास और एनर्जी का रिलेशन देखते हैं उसमें, जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन केमिस्ट्री में हम इट सेल्फ मैटर को स्टडी करते हैं, जस्ट कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैटर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैटर किन चीज़ों से मिलके बना है, कॉम्पोजिशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स, और फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं इन द एंड कि कैसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मार्फस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तमाम चीज़ें हम देखते हैं, और फिर जिन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे मैटर की फॉर्म चेंज होती है, मैटर डिफॉर्म होता है, मैटर की स्टेट चेंज होती है इवन, सो उन प्रिंसिपल्स को भी देखते हैं। लाइक जो गैसेस में हम देखते हैं तो हमारे 3 लॉज आते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवागैड्रोस लॉ, और फिर हमारे पास एक आता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, जो प्रिंसिपल जितने भी हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। एंड द प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। चलो अब एक टॉपिक ये है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम से जाहिर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। लाइक अगर आपको कोई कहता है, लेट से कि अभी आपके वॉलेट में 1000 रुपीज़, 1000.00 रुपीज़ हैं आपके पास, कितने हैं, 1000.0000, ठीक है। 1000.000 रुपीज़ हैं, तो आप कितने कंसिडर करोगे? आप बोलोगे मेरे पास 1000 हैं। किसको कंसिडर करोगे? इसको। क्यों करोगे? आपने इसको कंसीडर नहीं किया बिकॉज ये आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, और ये आपके लिए यूज़लेस है। तो बेटा जो आपके लिए वैल्यूएबल, जिसको आप मानते हो कि हाँ ये सही नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। चलिए देखते हैं। द डिजिट्स इन अ नंबर मोस्ट पॉसिबली एक्यूरेटली ऑब्टेन फ्रॉम द मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मैंने बताया, एग्जाम्पल्स इसकी क्या है, जैसे कि 100.99 लिखा होता है, तो बेटा इसमें हमारे पास सिर्फ 1 पैसे का फ़र्क है, तो बेटा इसमें सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका एक पूरा टॉपिक है ये। सिंस ये हमारी एक रिवीजन क्लास है, तो हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जब मैं टॉपिक्स को कवर करूँगा तो उसमें देख लिएगा, ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको। अभी हमें रिवीजन करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बीच में गैप आ गया है, ठीक है। तो इसको रिवीजन रखो तमाम चैप्टर्स का, मैं डेली अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एक्सपोनेंट पर। बेटा एक्सपोनेंट क्या होता है? द पावर टू द बेस 10, 10 रेज टू पावर समथिंग, ठीक है, लाइक 9, लाइक 10, लाइक 1। तो बेटा ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है बेसिकली, पता है हमें, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके पास लिखा है 10 रेज टू पावर 6, सो इट मीन्स कि 10 के बाद 6 ज़ीरो नहीं, ठीक है, 10 के बाद 6 ज़ीरो नहीं। बेटा टोटल ज़ीरोज़ की क्वांटिटी कितनी होगी? 6। 1 के बाद 6 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ बच्चा गलती करता है। इसको याद रखना कि 10 के बाद 6 ज़ीरोज़ नहीं, ज़ीरो की क्वांटिटी बता रहा है ये, ज़ीरो के ऊपर है तो बेटा गोया ज़ीरो की क्वांटिटी बता रहा है। तो ज़ीरोज़ कितने हैं इसमें? 6 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है।
चलो अब हमें देखना होता है कुछ एक्सपोनेंशियल नोटेशंस होती हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस क्या होती हैं कि समटाइम्स आपके पास कोई वैल्यू लिखी होती है, आपके पास लाइक बहुत एक बड़ी वैल्यू लिखी है, कितनी लिखी है आपके पास, आप देखोगे 10, 20 यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना 200,000 लिखा है। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में या टाइम का ज़्यादा बचाने के लिए आप इसको लिख देते हो, कितने ज़ीरोज़ काउंट कर लेते हो, कितने 5 ज़ीरोज़, तो आप ऐसे लिख देते हो। तो बेटा ऐसे नंबर को, ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, या फिर समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा साइंटिफिक नोटेशंस भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके लिए। ठीक है, तो बेटा इसकी एग्जांपल देखते हैं एक्सपोनेंट की। नाउ एक्सपोनेंशियल नोटेशंस डिस्कस कर लिया। द मेथड टू एक्सप्रेस डिफरेंट नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। नाउ एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, 2.35 एक्सपोनेंट 5, जिस मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, 9 एक्सपोनेंट -5, 1.2 एक्सपोनेंट -4। So, what is the use? Exponential notations are used to express large or very small number. Beta like this. ये बहुत small number है because 10 minus 4 it means कि 1/10 to the power 4 because वो नीचे आ गया, मैथ की प्रॉपर्टी है, और 1/1000, so बहुत स्मॉल वैल्यू है। और ये देखो 2.35 एक्सपोनेंट 5 विच इज़ 2.35 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0 0 एंड 5 ज़ीरोज़, तो ये बिग नंबर होगा। तो दोनों को जगह बचाने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। नाउ अब आ जाते हैं, हमारे पास एक्यूरेसी है। कुछ बेसिक डेफिनेशन है, जल्दी जल्दी से इसको गो थ्रू करते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है बेटा? एक्यूरेसी इज अ टर्म यूज टू एक्सप्रेस क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। बेटा जब हमें किसी चीज़ की स्टैंडर्ड वैल्यू पता होती है या ओरिजिनल वैल्यू पता होती है, देन हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, देन ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो उसमें जो हमें वैल्यू मिलती है वो कितना आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए उससे करीब है, द स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, उससे कितना करीब है जो आपने वैल्यू मेजर की है। मेजर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना करीब है, इस चीज़ को हम कहते हैं एक्यूरेसी। वो डिसाइड करता है कि कितनी प्रिसाइज, कितनी एक्यूरेट वैल्यू आई है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट एरर। नाउ ये भी सबको पता है एरर क्या होता है बेटा? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। लाइक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है, आपने मेजर की, इन दोनों में आपने फ़र्क देखा, तो आपके पास वो एरर आता है। एरर बेटा कब कब जनरेट होता है? 3 तरीक़ों से जनरेट हो सकता है, इसलिए 3 टाइप्स दिए हैं इसने एरर की। सो टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। ये मेरी गलती है, ठीक है। सो 3 टाइप्स ऑफ एरर विच आर सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल और ह्यूमन एरर, यू कैन से रैंडम एरर। ठीक है, 3 तरह के एरर्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कब होता है बेटा? सिस्टमैटिक लाइक इंस्ट्रूमेंटल, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, जो आपने एपरेटस लगाया उस पूरे सिस्टम में या आपके कोई इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ जाए, तो बेटा इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एग्जाम्पल देखते हैं। वर्नियर कैलिपर यूज़ किया है आप सब ने, वर्नियर कैलिपर की देखते हैं बेटा। हमारे पास वर्नियर कैलिपर है हमारे पास, ठीक है। आप इसको ऐसे देखो कि बेटा ये वाला जो पहला वाला है ना, ये वो है जो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, ये बिल्कुल सही इंस्ट्रूमेंट है। कैसे पहचाना बेटा? यहाँ पे ज़ीरो ऑफ मेन स्केल इज कॉन्साइड विद द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अगर 0 0 से मिल जाए दोनों स्केल्स का, या फिर स्क्रू गॉज में भी ले लो, जब दोनों स्केल्स का 0 मिल जाए तो हम कहते हैं ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें एरर नहीं है। सो नो ज़ीरो एरर। अगर बेटा हमारे पास ऐसा हो जाए कि राइट साइड बेटा हमेशा पॉजिटिविटी शो करता है, सो पॉजिटिव एरर उस वक्त आएगा कि जब मेन स्केल तो अपनी जगह रहे, वर्नियर स्केल राइट साइड पे आ जाए। मेन स्केल यहीं है, वर्नियर स्केल थोड़ा सा राइट पे आ गया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एरर हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट में पहले से एरर है ना, अब जो भी वैल्यू लोगे उसमें ये पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, सो वो एरर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि सिस्टमैटिक एरर है आपके पास। ठीक है, सिमिलरली अगर लेफ़्ट हमेशा नेगेटिविटी शो करता है अक्सर औकात, तो हमारे पास ये क्या, जब लेफ़्ट पे जाएगा 0 वर्नियर स्केल का, तो हम बोलेंगे नेगेटिव 0 एरर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? द एरर कॉज बाय द इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखो दोनों में फ़र्क है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की गलती थी तो सिस्टमैटिक एरर,
और यहाँ पर क्या है, ह्यूमन की एरर है, आपसे कोई हैंडलिंग में गलती हो गई, इंस्ट्रूमेंट तो सही था, ठीक है, तो ये पर्सनल एरर। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या गलती हो सकती है, हमसे तो कोई गलती नहीं होती, तो बेटा बताता हूँ आपको गलती क्या होती है प्रैक्टिकल्स में। देखो समटाइम्स आपके पास कोई चीज़ की मेजरमेंट लेनी होती है, तो आप गलत एंगल से देखते हो, ठीक है, आप यहाँ से देख लेते हो, तो जिससे आपकी मेजरमेंट में फ़र्क आ जाता है। करेक्ट एंगल इज़, अगर आप फ़ौरन 90 बनाओ वहाँ पे अपना इस प्लेन से जो भी मेजरमेंट का है, तो हमेशा आपकी वैल्यू करेक्ट आएगी। तो अगर आपकी विजन एंगल गलत है तो आपकी एरर जनरेट होता है, विच इज़ पर्सनल एरर, ठीक है। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सर समझ नहीं आया था, चलो देख लेते हैं बेटा। अक्सर ये तो हमने किया है, जब आपको प्रैक्टिकल में लैब अटेंडेंट कहता है कि बेटा आप लोअर मेनिस्कस देखना हमेशा, वाटर का समटाइम्स हमें मेजरमेंट लेनी होती है ना, 100 ml लेना है बीकर में। सो ये इमेजिंग सिलेंडर है एक आपके पास, इसमें आपने वैल्यू लेनी थी वाटर कितना फिल हुआ है। सो आपने हमेशा लोअर मेनिस्कस देखना होता है, तो वहाँ बच्चा गलती करता है, समटाइम्स अपर मेनिस्कस देख लेता है, तो ये आपका एरर है, ठीक है। और फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप गलत एंगल से देखते हो, जब आप थोड़ा सा नीचे से देखते हो तो आपका वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जब आप ऊपर से देखते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, ठीक है, अपने आँखों से विजन से 0 बनाना है और मेजरिंग सिलेंडर से विजन का एंगल 90 बनाना है, सो दैट आपकी वैल्यू हमेशा सही आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट वैल्यू। तो ये पर्सनल एरर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रैंडम एरर। Error which arises due to some uncertainty in measuring instrument is called random error। अब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए अनसर्टेनिटी यहाँ पे अनसर्टेनिटी से मुराद आपकी गलती नहीं, इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं, बट कोई दूसरी गलती हो जाए। लेट्स से आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो जहाँ आप वाइब्रेशन रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वाइब्रेशन हो जाती है, जहाँ आपका अपैरेटस हिलना नहीं चाहिए लेकिन हिल जाता है, अब किसी भी वजह से हिलता हो, ठीक है। जैसे कि आपने समटाइम्स, हम पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते हैं, ठीक है। पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में हमें स्टॉप वॉच लेना होता है, बॉब लटकाते हैं हम, ब्रास का स्टील का, देखते हैं कितना वो एम्पलीट्यूड लेता है। हम ये फिज़िक्स में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो कितना एम्पलीट्यूड लेता है ये देख रहे होते हैं हम। अगर हवा तेज़ चल गई तो बेटा ज़्यादा एम्पलीट्यूड, हवा कम चल गई तो कम एम्पलीट्यूड, ठीक है। या फिर वेट ज़्यादा हो गया बॉब का, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपका हाथ लग जाए, या स्टार्टिंग में जब आपने स्टॉप वॉच शुरू की थी उस वक्त वो रेस्ट में नहीं था, मोशन में था, ठीक है। तो ये सब तमाम गलतियाँ जो हैं ये आपके पास रैंडम एरर में आती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ एलिमेंट, व्हाट इज़ एलिमेंट? A substance made up of atoms with same atomic number is called an element। एलिमेंट क्या होता है बेटा? ऐसा सब्सटेंस, ऐसे दो सब्सटेंस मिल जाएं, ऐसे दो एटम्स मिल जाएं और एक सब्सटेंस ऐसा बनाएं कि जिसमें जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल जाए बेटा, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, तो ये क्या बनाएगा? H2, तो हाइड्रोजन गैस हो गई। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल जाए, क्या बनाएगा बेटा? O2 गैस, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एलिमेंट। सो दीज आर द एलिमेंट्स। एग्जाम्पल्स यदि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बेटा क्लोरीन गैस होती है Cl2, सेम एटम्स हैं, सेम एटम्स, या फिर बोल दो एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद रखना। इसको भी अभी डिस्कस करते हैं, क्लियर करते हैं, ये बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। सो मैं जिन टॉपिक्स पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैं उस पर थोड़ा जोर दूंगा, बाकी ये हमारी एक रिवीजन क्लास है। सो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? देख लेते हैं। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब आप बोलो सर ये इतना लंबा क्या लिखा था? बेटा ये बिल्कुल एलिमेंट ही है, बस यहाँ पे शर्त नहीं है सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है। सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, तो मिल जाएं, वो ग्रुप बना लें, तो उनको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्रुप बना के हमेशा स्टेबल होते हैं। जब भी एटम्स ग्रुप बनाते हैं ना तो बेटा हमेशा स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं, उसको शौक नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि दो स्टेबल एटम्स हैं उसको मिला दूँ मैं, तो बेटा कभी भी नहीं मिलेंगे अनटिल वो दोनों अनस्टेबल ना हो, या तो आप अनस्टेबल करो उसको, ठीक है। सो अ मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर मैटर, इन अ पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब स्टेबल स्टेट, ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहे तो वो बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूल होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन। बेटा बहुत मुश्किल है। जब स्टार्टिंग में हमने एटॉमिक मास डिस्कवर किया था, सो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का यही तरीका था कि अगर 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ले लिया जाए तो बेटा उसका जितना मास होगा, उसका जितना मास होगा वो एक एटम का मास कहलाएगा। क्या असर, क्या अभी समझ नहीं आया बच्चे को? सो क्या करें, अभी देख लेते हैं बेटा। एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है। ठीक है, एटॉमिक मास, मास नंबर, ये सब चीज़ें होती क्या है, यहाँ भी डिटेल में समझते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास को भी देखते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। बेटा अक्सर बच्चों को पता होगा, 8 क्लास में किया हमने, 9 क्लास की केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूलर मास निकाला। ये आसान चीज़ है, ऐसा जितनी कोई नहीं है, फिर भी देख लेते हैं बेटा। अगर आप तमाम एक मॉलिक्यूल है आपके पास, उन मॉलिक्यूल में मिसाल के तौर पे आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर आप इन तीनों के मासेस को, कौन से मासेस इनके एटॉमिक मासेस, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का कितना बेटा 16, इन तीनों को प्लस कर दो तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा? हमेशा मॉलिक्यूलर मास आएगा, उस मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसका यूनिट हमेशा होगा AMU विच इज़ एटॉमिक मास यूनिट। एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैसे निकालते हैं भाई? कार्बन का बेटा इटसेल्फ कितना होता है बेटा? 12 होता है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ कितना हो जाएगा? 72। प्लस करो, 12 1 ज़ा 12, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, इन सब को सम अप करोगे, सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस, ये आपको रिजल्ट देगा 180। AMU लिखा बेटा, इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हमारे पास मास का होता है ना ग्राम्स, हमारे पास वेट का होता है न्यूटन, इसी तरीके से इसका एक यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर, इसको कैलकुलेट किया तो बेटा हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, एक ऑक्सीजन था इसलिए टोटल किया हमने तो 16 1 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 प्लस 16 इट इज़ 18 AMU। नाउ द मास नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, मास नंबर क्या है हमारे पास बेटा? जो अभी अभी एटॉमिक मास था ना, वही मास नंबर है। बेसिकली ये टोटल कहलाया जाता है एटॉमिक मास नंबर। क्या कहलाया जाता है? एटॉमिक मास नंबर। तो समटाइम्स हम बोलते हैं एटॉमिक मास और समटाइम्स हम बोलते हैं मास नंबर। तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है? मास है। सो हमेशा इसको रिप्रेजेंट करेंगे A से। ये क्या होता है? द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। बेटा ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, ये उसकी आयोनाइजेशन है, उसकी रेजोनेंस है कि किस तरीके से वो किस किस एक्सिस में घूम रहा है। समटाइम्स हम ऐसे ही लिखते हैं ना एटम, तो बेटा ये वही वाला एटम है, इसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो ये वही है। इस पोर्शन को सपोज करो ये तुम्हारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। सो बेटा सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यहाँ पे न्यूक्लियॉन क्या है? न्यूक्लियॉन होता है बेटा न्यूक्लियस में रहने वाले। जैसे सिंध में रहने वाले सिंधी, पंजाब में रहने वाले पंजाबी, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, इसी तरीके से आपके पास न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स। तो आप सबको पता है न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है और एक एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो ये जो ब्लू और रेड कलर के हैं ये आपके पास क्या हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो 2 लोग हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को अगर सम कर लोगे तो आपके पास आएगा मास नंबर या एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट थिंग। अगर ये आ जाए तो बेटा ये अलग है। एटॉमिक मास नंबर आए ये डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर आ जाए वो अलग है। एटॉमिक नंबर सिर्फ न्यूक्लियस में एक बंदा जो रहता है विच इज़ प्रोटॉन, पठान, ठीक है, P। सो प्रोटॉन जो है वो हमारे पास, इसकी तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Z से। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो न्यूक्लियस में रहने वाले या न्यूक्लियॉन्स उनको कहते हैं हम मास नंबर, एटॉमिक मास, या और जो सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की तादाद, इसको कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। सो यहाँ देखो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये जो ब्लू वाले हैं इसमें, जबकि ये जो रेड वाले हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इन दोनों को सम अप कर दो तो हमारे पास आता है मास नंबर।
और अगर मैं सिर्फ ये रेड वाले विच इज़ प्रोटॉन इसकी क्वांटिटी को बोलूँ तो ये मेरे पास क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला मास क्या होता है बेटा? जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकलता है वैसे ही फॉर्मूला मास होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। बस हर मॉलिक्यूल का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का मास निकाल लो तो वो फार्मूला मास होता है। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द गिवन सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। सो एग्जांपल्स। अच्छा, फार्मूला मास में एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई भी हो सकता है, ठीक है। फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है विच इज़ सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। तो इसकी क्वांटिटी सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, एडअप करो तो 58.5 निकलता है। सेम चीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है एम्पेरिकल फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए, एक पूरा लेक्चर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आए हैं ना पास ईयर पेपर्स में, वो तमाम मैंने एक लेक्चर में अलग से करवा दी हैं। तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा आपका। तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, या तो आई में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लेना, ठीक है। सो एम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं बेटा। The formula which shows the simplest ratio between the number of atoms of different elements present in that compound is called empirical formula. ऐसा फार्मूला जो आपको क्या दे? सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकलता है? आपके पास सपोज करो आपके पास यहाँ लिखा है 12, 3 और 6। बेटा इसमें आपने ढूंढना होता है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर 12, 3, 6 में से कौन है? तो बेटा 2 क्लास का बच्चा भी मुझे बोलेगा कि सबसे छोटा है 3। तो बेटा जो सबसे छोटा है उसको पूरे से डिवाइड करा दो, सबसे डिवाइड करा दो। 3 सबसे छोटा है तो 3 को 3 से डिवाइड करा दो, 6 को 3 से डिवाइड करा दो, 12 को 3 से। तो बेटा इससे कैंसिल होने के बाद जो आंसर आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे कितना आता है बेटा? 3 1 ज़ा 2। तो बेटा ये जो रेशोज आएंगे आपके पास क्या है? सिंपलेस्ट रेशो। सो इससे जो चीज़ निकलती है वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। सो द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स आर नोन एज एक्चुअली एम्पेरिकल फार्मूला। सो एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला किसका लिखा है? ग्लूकोज का। बेटा ये ग्लूकोज है हमारे पास। ग्लूकोज क्या एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, या फार्मूला बोल दो इसको, ठीक है। अब इसका आपने एम्पेरिकल फार्मूला ये कैसे निकाला? तो बेटा बताता हूँ कैसे निकाला। आपके पास क्या लिखा था? C6H12O6। सो आपने इसमें सबसे छोटा देखना है। सर सबसे छोटा 6 है लेकिन 2 है हमारे पास। बेटा कोई भी ले लो, आपने ऑक्सीजन वाला ले लिए, सबसे डिवाइड करा दो। सो 6 1 ज़ा 6, तो ये हो गया C1, 2 ज़ा, सो ये 2 हो गया H2। यहाँ से भी दोनों कैंसिल हो गए। बेटा ये 6 था हमारे पास, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया, ये भी O हो गया, तो CH2O हो गया, ठीक है। इस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला निकलता है। तो ये सिंपलेस्ट रेशो कहलाता है। नेक्स्ट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ C6H6 विच इज़ बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला लिखा है, इसको कैसे निकाला? C6H6। अब बोलोगे सर इसमें सबसे छोटा कौन सा? इसमें तो सारे एक जैसे हैं। तो बेटा कोई भी छोटा मान लो, ठीक है। कैंसिल करोगे तो ये क्या हो गया आपके पास? CH। ओके चलो नेक्स्ट। एप्लीकेशन बाय एम्पेरिकल फार्मूला बाय एम्पेरिकल फार्मूला टू डिटरमाइन द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ये मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, इसको देख लेना आप, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला उसमें गिवन होता है और हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है। सो आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? दिस इज़ द एक्चुअल फार्मूला। ये जो आपके पास C6H12O6 दिया हुआ था ना, ये एक्चुअल फार्मूला था। तो ये द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स है बेटा? वो 6 कार्बन बता रहा था ना, आपने उसको कितना कर दिया? 1 कर दिया कार्बन को, और वहाँ पे 12 हाइड्रोजन बता रहा था, तो आपने उसको 2 कर दिया था। तो वो जो 2 कर दिया था वो एम्पेरिकल फार्मूला था, सिंपलेस्ट रेशियो था, एक्चुअल नहीं था। सो एक्चुअल कितना? 12 और 6 था। सो द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा। अगेन ग्लूकोज आ गया और एक बेंजीन आ गया C6H6, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू आप एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। एम्पेरिकल फार्मूला के थ्रू मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हो? उसका फार्मूला ये है। सर बहुत सारे फार्मूले हो गए। बेटा ये एक सिंपल ये फार्मूला है। क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स या n हमारे पास वो जो सिंपलेस्ट रेशो जिससे हमने डिवाइड कराया था, वो छोटा नंबर जिससे हमने डिवाइड कराया था।
अगर हम उसको वापसी मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर निकाला था, जैसे ग्लूकोज में देखो तो 6 सबसे छोटा नंबर, तो इसको हमने डिवाइड कराया था, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद जो आया था, लाइक इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आया था उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझना कि यहाँ जो सबसे छोटा नंबर है इसी को मैं मल्टीप्लाई करा दूँ, नहीं, इनमें जब हमने कैंसिल किया था सबसे छोटे नंबर से, ठीक है, तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर आया था कौन सा आया था, CH2O, तो सबसे बड़ा नंबर 2 आया था, तो बेटा ये n की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, n की वैल्यू। तो अगर इसको हम पूरे से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास ये क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो n कैसे निकालते हैं बेटा, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आप इधर से निकाल सकते हो, एम्पेरिकल कैसा बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास गिवन होगा, जैसे इसका दिया हुआ है CH2O, तो C कितना 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा टोटल 2 और ये 16। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास निकलेगा कितना निकलेगा, आई थिंक 30 निकलेगा। 12 और 2 होता है 14 और ये 16 ये होता है 30, तो 30 हमारे यहाँ पे, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास होगा वो हमारे पास इस तरीके से निकलेगा। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की क्या ख़ास बात है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, ऑब्वियसली इसके थ्रू आप नेम बता सकते हो, इसको देख के मैंने पहचाना था ना, ग्लूकोज, बेंजीन। सो नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, बिल्कुल ये एक मॉलिक्यूल बताता है कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। नेक्स्ट, इट गिव्स द नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ये बात हो चुकी है। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स द डेफिनेट मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये मास भी बताता है एक्चुअल में। देखो इसका अगर टोटल करते हो ना आप, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास निकलता है, अगर हम इसको मोल की टर्म में बात करें तो वो ग्राम में होगा बेटा। ठीक है, जैसे 30 निकला था वो 30 ग्राम, तो ये एक्चुअल में मास बता रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोल। मोल क्या होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ऑल द फार्मूलाज और उनके मासेस अगर उनको ग्राम्स में लिख दो तो बेटा वो जो एटम जो अपने ग्राम में लिखा वो इटसेल्फ एक मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक मोल कहलाएगा। सपोज करो आपके पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, सपोज करो आपके पास H2 लिखा था, बेटा इसका कितना होगा, टोटल एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, तो इसका आएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास होगी तो हम बोलेंगे ये हमारे पास एक मोल है। सिमिलरली, सर समझ नहीं आया, दोबारा करते हैं बेटा। H2O एक मॉलिक्यूल था, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो बेटा, 2 + 16 कितना होता है बेटा, 18। इसके साथ लगा दो ग्राम, व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम। सो अगर एक्सप्रेस इन ग्राम होगा तो ये हमारे पास अगर 18 ग्राम ऑफ सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल H2O जिसका निकाला था, अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर है तो आपके पास इसका मतलब है कितना है, एक मोल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली मोल होता है। सिंबल क्या है बेटा इसका, छोटा स्मॉल n है। नाउ एग्जाम्पल, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, कार्बन का 12 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 12 होता है, सो 1 मोल आ गया। इसका 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल। ऑक्सीजन O2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो बोलो सर 16 होता है, नहीं बेटा यहाँ O2 ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, O2 में होते हैं हमेशा। सो ये क्या है हमारे पास 32। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो आपके पास मास इन ग्राम होना चाहिए, केजी में दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में आपको ग्राम में चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, ये बच्चा गलती करता है। मास ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज मस्ट बी इन ग्राम्स। ओके, नाउ इसके नीचे आप डिवाइड कर दो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास से, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नाउ एवोगैड्रोस नंबर, इसके भी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, उसी लिंक में आ जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, नाउ एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है बेटा, एवोगैड्रो ने एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा नंबर दे दिया, एक ऐसा नंबर बताया बेसिकली कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में नंबर है वो, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में बता सकते हो कितने नंबर ऑफ आइंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। बेसिकली एक थ्योरी है।
ठीक है, तो उसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वो जो अंदाज़न नंबर दिया है वो इसने दिया है 6.023 एक्सपोनेंट 23, 024 होता है समटाइम्स, एक्सपोनेंट 23, इतना बड़ा नंबर, इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं आप निकाल सकते हो किसी भी एटम का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट सब्सटेंस का। So it is the number of atoms, molecules, ions, particles present in one mole of a substance। एक मोल में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आइंस, या फिर आपको मालूम करना है कितने पार्टिकल्स। सो एवोगैड्रोस नंबर आपकी मदद करेगा। तो ये डिनोट किससे किया जाता है बेटा, कैपिटल NA से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो बेटा ये अगेन क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। चलिए अच्छा खासा रिवाइज हो गया। अब देख लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर इज़ यूज टू इवेल्युएट द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस बाय द फॉलोइंग फार्मूला। कौन से फार्मूलाज के थ्रू हम एवोगैड्रोस को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, या फिर पार्टिकल्स या फिर आइंस निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास। बेटा ये क्या था हमारे पास, मोल था, याद आ रहा है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। इसको लिखो, मल्टीप्लाई कर दो जो उसने वैल्यू दी है 6.02 एक्सपोनेंट 23 विच इज़ NA, एवोगैड्रोस नंबर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह लिख लो N मल्टीप्लाई बाय NA, सो इट विल बी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से अब आपके पास लास्ट टॉपिक है, इसको देख लो, आपके पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आता है। टॉपिक का नाम है स्टिशियोमेट्री, स्टिक्योमेट्री बोलो, कुछ भी बोलो, जैसे कि आप केमिस्ट्री बोलो, उसको कुछ भी बोलो, लेकिन आपने लिख के सही आना है। तो देख लो स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री को लिखने का तरीका क्या है, STOICHIO, उसके बाद आप कर लोगे मैट्री। सो स्टिशियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव a relationship that represents the quantity or amount of the material present among the reactants and the products of the reaction given by balanced chemical equation। Let's say आपके पास एक balanced chemical equation है, it should be irreversible। याद रहे कंडीशन है बेटा इसकी कि ये irreversible के लिए होगा, रिवर्सिबल के लिए नहीं। और एक कंडीशन और होती है कि आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो। कंप्लीट से मुराद रिएक्टेंट से पूरा प्रोडक्ट बन गया हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बन रहा हो, ठीक है, या फिर कोई चीज़ रह नहीं गई हो। सो अगर आपके पास रिएक्टेंट से पूरा प्रोडक्ट बन गया है, सो आप स्टिशियोमेट्री लगा सकते हो, विच इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और दो कंडीशन है कि इरिवर्सिबल होना चाहिए। सो स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप में बेहतर 3 रिलेशनशिप्स आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास सवाल में गिवन हो, मास गिवन हो और मास ही रिक्वायर्ड हो किसी दूसरे एटम का, या फिर आप ऐसे मान लो कि रिएक्टेंट का आपको मास गिवन है, प्रोडक्ट का आपको मास निकालना है कि इतना रिएक्टेंट कितना बना रहा है। सो ये कहलाएगा मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। So there are 3 important types of quantitative relationship exist among the reactants and the products of the reaction। So अगर mass given हो और mass required हो तो mass mass, अगर mass given हो volume required हो या volume given हो mass required हो, so mass volume relationship। और अगर दोनों का volume given हो या फिर एक का volume given हो reactant का और product का मालूम करना है, so volume volume relationship। तो बिल्कुल सिंपल है। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे आई का बटन में, वहाँ देख लेना आप, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड के, बस वही करके आ जाओ, आपका पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आई, लेक्चर समझ आया, अच्छा लगा तो बेटा लाइक कर देना, नहीं तो आप डिसलाइक का भी ऑप्शन है इसमें, आप कर सकते हो। और आप मुझे बताना ज़रूर कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, क्या फ्लॉज हैं, ठीक है, लेक्चर में आपको जो लगे कि साउंड क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, सो वो आप गाइडलाइन दे सकते हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। और कोई सवाल करना हो तो क्वेश्चन भी कर सकते हो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया है, आप वहाँ ज्वाइन करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन क्यूरी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको डेली लेक्चर्स चाहिए तो मैं डेली अपलोड करूँगा, बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली अपलोड कर रहा था। देन मीन वाइल समवन टेल्स मी के यार आप यूट्यूब पे कर लो, सो और जो बच्चे हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं तो उनका भी भला हो जाएगा, जो बच्चे बैठे हैं। सो बेटा हाँ, अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर मैं लेक्चर्स डेली अपलोड करूँगा, अभी तो मैं अपलोड कर रहा हूँ।
तो आप देखो, देखता हूँ मैं क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।